हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर ऑन आर्बिट्रेशन एंड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम आर्बिट्रेशन की इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। 6 तरीक़ों की आर्बिट्रेशन हो सकते हैं। अब से हम करने वाले हैं द लॉज एंड आर्बिट्रेशन। ये आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आर्बिट्रेशन के। ठीक है, यहाँ पे 2 ही इम्पोर्टेंट लॉ है। पहले तो Arbitration and Conciliation Act of 1996. You just got a reference in the last video about it, and that's the relevant legislation in case of arbitration in India. It provides for an elaborate codified recognition of the concept of arbitration. ठीक है, इसके अलावा भी अच्छा, अब ये जो एक्ट है इट्स मॉडल्ड ऑन द अनसेट्रल मॉडल लॉ ऑन आर्बिट्रेशन। क्या है ये अनसेट्रल मॉडल लॉ? Ancestral model law is this one: United Nations Commission on International Trade Law. That's ancestral model law on international commercial arbitration of 1985. That's the second and the most important law of arbitration. अब आप जानते, अच्छा, if you don't know what's UN, I think you will know it by now. जो लोग पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट्स है, यू ऑल नो इट ऑलरेडी फ्रॉम योर वर्ल्ड पॉलिटिक्स टेक्स्ट बुक। अब यूएन जो है ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एस्टैब्लिश्ड इन 1945 एंड इट कंडक्ट्स द कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। हमारे जो 193 कंट्रीज है वर्ल्ड की, उनके बीच में जो बातचीत है उनको ऑर्गेनाइज करना, ये सब कुछ है यूएन की फंक्शन। यूएन की ब्रांचेस है जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर यूनेस्को, यूनिसेफ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब है यूएन की ब्रांच। और हमारे जो यूएन है इट ऑल्सो गवर्न्स कमर्शियल मैटर्स। तो दिस लॉ ऑन आर्बिट्रेशन वॉज क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ एंड दिस वॉज पास्ड इन 1985. Now it gives recommendation or to all the countries to adopt this particular legislation. हमारा जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है it recommends all the other countries to give consideration to this particular model. Why? To bring uniformity, मतलब सब कुछ कंसिस्टेंट हो जाए सारे कंट्रीज के लिए, तब गवर्न करना ईजी हो जाएगा सबको इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट। हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ऐसा कहा कि Arbitration and Conciliation Act of 1996, जो कि फर्स्ट लॉ है आर्बिट्रेशन पे, it was introduced to attract the international mercantile community, and it stated that the act should be interpreted and applied keeping in mind the commercial sense of dispute. मतलब हमारे जो arbitration और conciliation act है 1996 की, इससे हमें जो commercial sense है अब इसे माइंड में रखते हुए चलना है, because it's mostly about economic matters, about commercial disputes, about contract or something, business disputes. And this was established in Konkan Railways Corporation Limited versus Mehul Construction Company. I hope मतलब ये थोड़ा सा मतलब untidy हो गया है, but I hope you can understand this. अब इससे आपका आर्बिट्रेशन ख़त्म हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन याद रखना, डेफिनेशन याद रखना, और ये जो 2 लॉ है 1996 और 1985 का, ये याद रखना, बस यू आर गुड टू गो। इसके बाद हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की। अब देखो आर्बिट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की कोई कनेक्शन है? ये दोनों अलग अलग चीज़ है, बट ऑल दीज फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऐसे हम अपने डिस्प्यूट्स को इनफॉर्मली, नॉन टेक्निकली और मोर कन्वीनियंटली सॉल्व करते हैं। द 42nd Amendment Act of 1976, this amendment, तब इंदिरा गांधी was the Prime Minister of India, it added Articles 323A and 323B to the Constitution. And these 2 articles, it empowered the Indian Parliament to set up tribunals for adjudication of specialized disputes. तभी हम ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जुडिशरी में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्राइब्यूनल्स क्या है। दीज आर सर्टेन क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्वासी जुडिशियल क्यों? क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑफिसर्स विदाउट अ लीगल बैकग्राउंड। तो अब हम जानेंगे कि ये जो ट्राइब्यूनल्स है, what kind of disputes does these tribunals settle?
सबसे पहले तो डिस्प्यूट्स अबाउट सर्विस कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, देन कलेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ टैक्स, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट। ये समझाने की कुछ बात नहीं है, सिर्फ कैटेगरीज है जो कि आपको पढ़ना है। मैटर्स कंसर्निंग लैंड रिफॉर्म्स, जो भी लैंड रिफॉर्म करने की, लैंड सीलिंग लेजिस्लेशंस, ये सब बारे में। इलेक्शन डिस्प्यूट्स, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, यही हम कह रहे थे। प्रोडक्शन, सप्लाई एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड और एसेंशियल गुड्स, ये सारे मैटर्स को सेटल करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। नाउ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारे 323A और 323B को भी ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, इट अशर्ड द एरा ऑफ ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी। क्यों? क्योंकि ये द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स लाइक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और SAT, इन सब को इस्टेब्लिश किया, इसीलिए दिस अमेंडमेंट एक्ट इज कॉल्ड ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी। इस अमेंडमेंट ने काफ़ी सारे ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश कर दिया। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट टुक द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव फॉर। इसके बाद ये जो 1985 की एक्ट है, ये भी पास हुए थे। अच्छा, अब एक बात अब देखो, डोंट बी कन्फ्यूज बाय द डिफरेंट लॉज एंड लेजिस्लेशंस। 1985 में एक और एक्ट भी पास हुआ था इंटरनेशनली, जो कि है अनसेट्रल मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जैसे कि हम कर रहे थे अभी आर्बिट्रेशन के अंदर। तो ये दोनों एब्सोल्युटली डिफरेंट है, बट ईयर्स सेम है। तो ईयर्स आप बिल्कुल मिक्स मत कर देना, आप एक पेज में ये सब लिख लीजिए, एक्ट्स एक के बाद एक। आर्बिट्रेशन के अंदर ये दो, 1996 में एक और 1985 में एक। और यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल्स है उसकी जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985। Now this act established the CAT and SAT. CAT क्यों? To settle matters of central government employees, and the state administrative tribunal, it settles disputes of the state government employees, as the name suggests. Appeals against the orders of the administrative tribunals will lie directly before the division bench of the हाई कोर्ट। अब देखो, इतना इंपॉर्टेंट इन लोगों की डिसीजंस है कि एनीथिंग अगेंस्ट डिसीजंस विल लाई डायरेक्टली टू द सुप्रीम, टू द हाई कोर्ट। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब कोर्ट्स यहाँ पे नहीं जाएंगे, ये सारे कोर्ट्स की कोई अथॉरिटी नहीं है टू रिवर्स द ऑर्डर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल्स। ये डायरेक्टली जाएगा हमारे हाई कोर्ट के पास, और वो भी एक जज सेटल नहीं करेगा, डिविजन बेंच सेटल करेगा, जहाँ पे 4-5 जजेस रहते हैं, मोर देन वन मोस्टली। अब बेनिफिट्स क्या है हमारे ट्राइब्यूनल्स की? देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स। पहले तो दे आर फ्लेक्सिबल, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, दे आर स्पीडी, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाते हैं, इनएक्सपेंसिव, इतना कॉस्टली भी नहीं है, एंड दे सप्लीमेंट द रोल ऑफ कोर्ट्स, रिड्यूसिंग पेंडेंसी। ये काफ़ी ज़्यादा केसेस को रिड्यूस कर देते हैं, पेंडेंसी रिड्यूस करते हैं कोर्ट्स की, हेल्पिंग द इंडियन जुडिशियल सिस्टम सब्सटेंशियली। उसके बाद हम आते हैं एल चंद्र कुमार केस में, जो कि 1997 में हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया कि ट्राइब्यूनल्स वुड नॉट टेक अवे द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। मतलब हमारे ट्राइब्यूनल्स है वो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन नहीं ले लेंगे, कोर्ट्स की अथॉरिटी इंटैक्ट रहेगा। इनफैक्ट जो उनके डिसीजंस है, इट कैन बी स्क्रूटिनाइज्ड इन द डिविजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट्स, एज आई सेड। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एल चंद्र कुमार केस। नेक्स्ट वी कम टू अनदर फॉर्म ऑफ ADR, विच इज़ मीडिएशन। कॉन्सलेशन आएगा बाद में, पहले तो मीडिएशन देख ले ठीक से। मीडिएशन मतलब क्या? इट्स अ मेथड ऑफ ADR इन विच द डिस्प्यूटिंग पार्टीज अपॉइंट न्यूट्रल थर्ड पार्टी। ये सेम है आर्बिट्रेशन से। एंड द न्यूट्रल थर्ड पार्टी फैसिलिटेट्स द मीडिएशन प्रोसेस टू असिस्ट द पार्टीज टू रीच एन एक्सेप्टेबल वॉलंटरी एग्रीमेंट। अब हम जानते हैं कि आर्बिट्रेशन की जो भी डिसीजन है, जो कि आर्बिट्रल अवार्ड दैट्स बाइंडिंग, यहाँ पे जो मीडिएटर की जो जजमेंट है, देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो सच जजमेंट। द मीडिएटर विल सिंपली फैसिलिटेट एंड प्रोमोट कन्वर्सेशन विद इन द पार्टीज। वो पार्टीज अपने आप से डिस्प्यूट को सेटल करेंगे, और यहाँ पे जो मतलब डिसीजन है, इफ देयर इज एनी, दैट्स नॉट बाइंडिंग। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन इट्स मोर फॉर्मल, या यहाँ पे है भी। जो मीडिएशन जो है वो फ्लेक्सिबल है, इनफॉर्मल है, इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड सीक्रेटिव भी है, माने कंट्रोवर्शियल भी है, बट इट्स लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन। सबसे कम फॉर्मल है नेगोशिएशन।
उससे थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल है मीडिएशन, उससे भी थोड़ा सा फॉर्मल है आर्बिट्रेशन, और सबसे ज़्यादा जो फॉर्मल है वो है हमारे कोर्ट की जो जजमेंट है वो. आउटकम ऑफ मीडिएशन वट एवर इट इज डजंट हैव अ सिमिलर बाइंडिंग अथॉरिटी लाइक इन आर्बिट्रल अवॉर्ड. हो गया. अब टाइप्स ऑफ मीडिएशन यहाँ पे क्या है. पहले तो इवैल्यूएटिव मीडिएशन. इट्स फोकस्ड इन प्रोवाइडिंग एन इवैल्यूएशन, मतलब एक समथिंग विच इज़ इवैल्यूएटिंग द केस. बोथ द पार्टीज़ की जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ्स है, उनकी जो भी वो कह रहे हैं उनमें सब्सटेंस क्या है, ये सब कुछ इवैल्यूएट करना काम है हमारे इवैल्यूएटिव मीडिएटर का. अब पर उनके रोल भी एडवाइसरी है, वो एडवाइस देंगे, कुछ ऐसे मतलब अथॉरिटेटिवली नहीं कह सकते. व्हेन पार्टीज अग्री ही विल एक्सप्रेस व्हाट्स फेयर एंड रीजनेबल, मतलब क्या होना चाहिए आइडियली वो कहेंगे इवैल्यूएटिव मीडिएटर. फिर फैसिलिटेटिव मीडिएटर, he or she simply facilitates conversations between parties, acts a guardian of the process and not the outcome. मतलब जो प्रोसीडिंग है वहाँ पे कन्वर्सेशंस द पार्टीज़ को वो इन्हांस करेंगे, एडवांस करेंगे. फोकस्ड ऑन पार्टीज़, focus on helping the parties find a resolution to their disputes, and they further provide the structure and agenda for discussion. ये सब एक्स्ट्रा डिटेल्स जो कि हम ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं नोट्स में, ताकि यू कैन राइट गुड आंसर्स फ्रॉम दिस. मतलब आपको टेक्स्ट बुक देखने की कभी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना सारे डिटेल में हमने नोट्स बनाए. तो इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ गिव मी अ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू कैन राइट अ गुड कमेंट इफ़ आई एम हेल्पिंग यू इन एनी वे. इसके बाद ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन, इट्स फोकस्ड ऑन सपोर्टिंग एम्पावरमेंट एंड रिकग्निशन, जिसकी डेफिनेशंस आपकी टेक्स्ट बुक में आई थिंक नहीं दिया गया है. एम्पावरमेंट मतलब एबिलिटी टू डिलिबरेट एंड मेक अ डिसीजन इन कॉन्फ्लिक्ट इंटरेक्शन. मतलब जो भी हमारे प्रोसीडिंग्स है मीडिएशन में, ऑब्वियसली वो एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही है, तो उसी कॉन्फ्लिक्ट इंटरेक्शन में एबिलिटी टू डिस्कस समथिंग, टू डिबेट अबाउट समथिंग एंड मेक अ डिसीजन, दैट्स एम्पावरमेंट. मतलब एक डिसीजन में आना. और रिकग्निशन शिफ्ट्स का मतलब है एबिलिटी टू हियर द अदर पार्टीज परस्पेक्टिव. इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम विच वी लर्नड इन चैप्टर 1 इन जुडिशरी. तो वी नीड टू लिसन टू द अदर साइड. ये है रिकग्निशन. ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन ये दोनों चीज़ों को सपोर्ट करते हैं बाय अलाउिंग डिलिबरेशन, डिसीजन मेकिंग, पर्सपेक्टिव टेकिंग. कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाते हैं ताकि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आए. बस. इसके बाद मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन, यहाँ पे क्या है, समटाइम्स कपल्ड विथ आर्बिट्रेशन. इट हैज़ अ बेटर इफेक्ट व्हेन मीडिएशन इज कपल्ड विथ इट. इट्स कॉल्ड मीडिएशन आर्बिट्रेशन. यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे जज है और जो हमारे मीडिएटर है, मोर प्रिसाइजली, ही और शी later gives a judgment which will become binding. That's an arbitral award. Mediation की जो outcome है वो तो binding नहीं है, पर arbitration की outcome तो binding है. So that's quite effective in case of settling a dispute. But in this case it creates ethical problems क्योंकि generally mediators are known because they have a unique role. They have no coercive power. मतलब वो कुछ भी नहीं कह सकते कि ऐसा ही करना चाहिए. They will simply advise something that's considered good. But if they know that the mediator's role will change to that of an arbitrator, तो obviously parties will not be मतलब willing to open up in front of them. They will be hostile. तो ये सब हो सकते हैं. Last but not the least, online mediation. It employs online technology to provide disputants access to the mediators despite geographic distance and disability और other barriers. ऐसे कुछ रहने पर भी ऑनलाइन मीडिएशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम मीडिएशन कर सकते हैं. ये सब कुछ फ्लेक्सिबल है ऐसे. नेक्स्ट वी कम टू द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन. क्या होता है, यहाँ पे एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी रहते हैं. फैसिलिटेटिंग मतलब एडवांसिंग, प्रोमोटिंग, व्हाटएवर यू कॉल इट, द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन. इसे कहते हैं मीडिएटर. एंड दे डोंट फॉलो एन यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स. आर्बिट्रेशन की तरफ ये एक सिमिलैरिटी है, ये कोई ऐसे रूल्स फॉलो नहीं करते, वो अपने आप से डिसीजन देते हैं बेस्ड ऑन व्हाट ही और शी थिंक्स इज राइट. मीडिएशन कैन बी ट्रिगर इन 3 ways. 3 ऐसे तरीक़ों से मीडिएशन को ट्रिगर मतलब शुरू हो सकता है. प्री लिटिगेशन मीडिएशन, पार्टीज रिजॉल्व दैट क्लेम्स थ्रू प्री अग्रीड मीडिएशन. मतलब फॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले, मतलब बिना किए, ऐसे आप कह सकते हो, 2 पार्टीज मीडिएट कर ले अपने प्रॉब्लम. दैट वुड गिव राइज टू अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स. कोर्ट रेफरल्स. अब देखो, अगर
फॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हो भी गया हो, उसकी बिगिनिंग में, मतलब वो स्टार्ट होने के वक्त पे ही पार्टीज अग्री टू मीडिएट द प्रॉब्लम, दैट्स कोर्ट रेफरल. यहाँ पे कोर्ट भी रेफर कर सकते हैं, दैट्स कोर्ट रेफरल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपीलेट स्टेज मीडिएशन. मीडिएशन कैन ऑल्सो बी टेकन रिकोर्स टू आफ्टर अ फॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग हैव स्टार्टेड. प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद भी दो पार्टीज अपने प्रॉब्लम को कोर्ट से लेके मीडिएशन तक ले जा सकते हैं, दैट्स अपीलेट स्टेज मीडिएशन. सो देयर आर थ्री थिंग्स: प्री लिटिगेशन मीडिएशन, कोर्ट रेफरल्स, अपीलेट स्टेज मीडिएशन. अब कौन सी ऐसे डिस्प्यूट्स है जो कि सुटेबल है फॉर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन? कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट, मनी क्लेम्स, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी है, इट कैन बी सेटल्ड. डिस्प्यूट्स विच नीड कंटिन्यूटी ऑफ रिलेशनशिप, लाइक नेबर्स, ईजमेंट राइट्स, नेबर्स से तो हमें डील करना है, तो ऐसे डिस्प्यूट्स को हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना है. कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, मोस्ट सूटेड फॉर मीडिएशन, जो भी कंज्यूमरिस्ट इंटरेस्ट है उसको सॉल्व करना. डिस्प्यूट्स राइजिंग फ्रॉम स्ट्रेन रिलेशंस, मैट्रिमोनियल एंड पार्टनरशिप, हस्बैंड वाइफ भी अपने डिस्प्यूट्स को मीडिएशन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं बिफोर गेटिंग डिवोर्स, और इफ दे वांट टू सेटल द डिस्प्यूट फॉर बीइंग इन वंस अगेन इन द फैमिली. और कुछ ऐसे केसेस है विच इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ मीडिएशन, जिसे हम मीडिएशन के द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते. एफकन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियान वार्की कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये जो केस था, दिस एस्टैब्लिश्ड द एग्जाम्पल्स ऑफ सच केसेस. पहले तो रिप्रेजेंटेटिव सूट, विच मीन्स केसेस फाइल्ड बाय विक्टिम्स रिप्रेजेंटेटिव हु हैव द सेम इंटरेस्ट. कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑफ पीपल है हु हैव द सेम इंटरेस्ट एज द विक्टिम ऑफ एनी ऑफेंस, वो ऐसे सूट्स. इलेक्शन की मामलों से जुड़े हुए डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल ऑफेंसेस में जो डिस्प्यूट्स है वो, केसेस अगेंस्ट स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ पीपल, माइनर्स और द वंस हु आर मेंटली चैलेंज्ड, मेंटली अनस्टेबल, ऐसे केसेस आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ मीडिएशन. ऐसे चार चीज़ें हैं. नेक्स्ट वी कम टू कंसिलिएशन. कंसिलिएशन मतलब पार्टीज आउट ऑफ देयर ओन फ्री विल, parties out of their own behest appoint a neutral third party to resolve the disputes. मतलब काफ़ी हद तक सिमिलर है to mediation and arbitration. Key difference between mediation and conciliation ये है कि the role of the neutral third party varies. Mediator is only facilitating discussions, उन्हें ऐसे कुछ authoritative position नहीं है. But in case of conciliator, his role goes beyond that of a mediator, because he can be an interventionist. He or she can suggest potential solutions to the problem. तो ये रहा हमारे difference. Now, laws on mediation and conciliation. पहले तो section 89 of CPC 1908, which was established by the 2002 Amendment Act, it governs both mediation and conciliation. कौन सा मेथड रहेगा, प्रोसीड्योर क्या होगा, लीगल प्रोसीड्योर ऑफ द सिविल डिस्प्यूट, सब कुछ गवर्न करते हैं सेक्शन 89 ऑफ CPC. इट डील्स विथ ओनली कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन. हाउएवर प्री लिटिगेशन मीडिएशन से तो कुछ ऐसे रूल्स नहीं है, कोई ऐसे सोर्स नहीं है जहाँ से हम जान सकते हैं. कॉन्सिलिएशन only finds a reference in section 89 of CPC. The process and methods are governed by the Arbitration and Conciliation Act of 1996, जो कि मेन लॉ है हमारे इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन. और भी एक स्पेशल लॉ है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947. इट प्रोवाइड्स फॉर कॉन्सिलिएशन एज अ वायबल मीन्स फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इन द लेबर सेक्टर. तो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो. तो हम छोटे छोटे हिस्सों में चैप्टर को कवर कर रहे हैं ताकि इट्स नॉट टू मच बर्डन ऑन यू. तो आप रिलैक्स वे में सब कुछ पढ़िए. अगर आपको कुछ भी समझ में प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप मतलब उस दिन इफ़ यू इवन कीप इट असाइड, नेक्स्ट डे विद अ फ्रेश माइंड यू स्टार्ट वंस अगेन, आई गेस you will be able to grasp the concepts which you couldn't the last day. Okay, so I will be coming back with another video from Lok Adalat. Till then, bye bye.